प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में हम लोग न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल पर विचार किया जाएगा। हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड पहले देखें क्या है। तो न्यूक्लियस में जो डीएनए और आरएनए पाया जाता है, इसी को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हुए। एक हुआ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरा हुआ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम लोग यह जानना चाहेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो जेनेटिक मटेरियल वह मॉलिक्यूल हो सकता है जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाता है, जो कि एक्सप्रेशन को डिटरमिन करता है किसी भी कैरेक्टर के, जो किसी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसमें म्यूटेशन होने पे कैरेक्टर का परिवर्तन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और अब हमें यह साबित करने का प्रयास करना है कि यह जेनेटिक मटेरियल है, कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है और बॉडी की सारी गतिविधि को भी यह डिटरमिन करता है प्रकारांतर में। यह म्यूटेट भी होता है और यह हेरिटेबल भी है, यह ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। इस बात को स्थापित करने के लिए कि न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है, 3 एक्सपेरिमेंट अलग अलग समय पे आए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का 1928 में आया, जिसमें कि उन्होंने माइस पर काम किया था और बैक्टीरिया था न्यूमोकॉकस निमोनिया, जो कि माइस में निमोनिया डिजीज कॉज करता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आया बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन के द्वारा, जिसका अध्ययन हर्शी एंड चेज ने किया था। इसमें इन्होंने उसके कंपोनेंट को अलग करके 2 वायरस का इंटरचेंज किया था और तब यह दिखाया था कि जिसका न्यूक्लिक एसिड रहता है उसी का कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। यहाँ चित्र में हम लोग के सामने कुछ एक्सपेरिमेंट है। पहला सबसे टॉप पर जो डायग्राम है दाहिने साइड में, वह है ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट माइस वाला। उसके नीचे में जो है वह है आरएनए का आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल के लिए, और यह टीएमवी इन्फेक्शन के द्वारा पता लगाया जाता है और यह एचएफ कोनरैट ने दिया था। तीसरा चित्र जो आप देख रहे हैं यह है आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल का एक दूसरा स्वरूप। The process of identification of genetic material began in 1928 with experiments of Griffith in mice infection by pneumococcus and concluded in 1952 with the studies of Hershey and Chase in bacteriophage T2 infection। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, विशेष तौर पे डीएनए। यह इसका आरंभ होता है ग्रिफिथ साहब के 1928 के माइस एक्सपेरिमेंट से और फाइनल होता है हर्शी एवं चेज के बैक्टीरियोफेज T2 इन्फेक्शन से। परंतु इनके बीच बिटवीन दीज 2 एक्सपेरिमेंट
other three scientists, Avery, मैकलियट एंड मैककार्थी, ये तीन वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट को रीचेक करने का प्रयास किया और उसके दौरान कुछ इन लोगों की अपनी फाइंडिंग थी, जिसके द्वारा भी यह स्थापित हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में आइडेंटिफाई करने के लिए एंजाइम डीनेज, प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल किया था, ताकि एसर्टेन किया जा सके कि हाँ, कौन सा मॉलिक्यूल डीएनए, आरएनए या प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है एज ए जेनेटिक मटेरियल। हम लोग ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डिटेल लेके देखेंगे पॉइंट वाइज। ग्रिफिथ ने 1928 में माइस पे कार्य किया, पहली बात। दूसरी बात, जिस बैक्टीरियम का इन्होंने उपयोग किया वह है न्यूमोकाकस न्यूमोनिया। इस बैक्टीरिया को डिप्लोकॉकस के भी नाम से जाना जाता है। इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स होते हैं जिसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में उपयोग में लाया। पहला स्ट्रेन है जो कि वायरुलेंट स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। कोई कन्फ्यूजन लिटरेचर का ना हो, इसलिए यह अच्छा से याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वायरुलेंट स्ट्रेन को S3 के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो इन्होंने स्ट्रेन लिया वह नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था और उसको R2 के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली S और R का भी अपना मतलब है। S का मतलब है कि जो अगर मीडियम पर स्मूथ प्लेक बनाता है और जिसकी मार्जिन स्मूथ रहती है, और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन जो R2 है उसमें R शब्द आया है रफ मार्जिन। अगर प्लेट पे जब ग्रो किया जाता है तो वो रफ मार्जिन बनाता है, उसका मार्जिन रफ होता है। इन्होंने कुछ और भी नए परमुटेशन कम्बिनेशन किए, नए कम्बिनेशन बनाए, उसे भी ट्रायल किया। तो उन्होंने एक काम तो ये किया कि जो वायरुलेंट स्ट्रेन था उसे हीट किल कर दिया, उसे बॉयल करके तब उसका इस्तेमाल किया। लॉजिक यह था कि वायरस उससे, बैक्टीरिया उससे मर जाएगा और तब फिर वह डिजीज कॉज करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने जब इसे अप्लाई किया माइस पर इंजेक्शन के द्वारा, हाइपोडर्मल इंजेक्शन से इसे इंजेक्ट किया, तो जब वायरुलेंट स्ट्रेन को इन्होंने डाला, वायरुलेंट स्ट्रेन का मतलब S3, तो माइस मर गया, मतलब इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ, वो मरा। और जब नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन को इन्होंने R2 को माइस में इंजेक्ट किया तो यह सरवाइव किया। एक्चुअली यह नॉन वायरुलेंट या ए वायरुलेंट था, यह वायरुलेंट नहीं था, तो वो वहाँ पे सरवाइव किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो बातें अभी तक बताई गई उसमें अधिकतर बात को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। पहली चीज़ तो है कि जो पहला लाइन है वह है रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रफ स्ट्रेन का मतलब जो रफ मार्जिन प्लेट का अगर मीडियम प्लेट पे बनाता है, तो इसकी खासियत ये रही कि माइस को जब ये इंजेक्ट किया गया तो यह तो था ही ए वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट, माइस इसमें जीवित रह जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब दूसरा स्ट्रेन इन्होंने लिया जिसे स्मूथ स्ट्रेन कहा जाता है, S3 के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरुलेंट स्ट्रेन है और इस स्ट्रेन को जब इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो जैसा कि नीचे वाला स्टेप है उसमें दिखा रहे दूसरे कॉलम में
कि माउस मर जा रहा है। फिर इन्होंने हीट किल्ड स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन जो था, वायरुलेंट स्ट्रेन S3, जिसमें स्मूथ प्लेक का निर्माण होता है, प्लेक का मार्जिन, इसे जब इन्होंने हीट किल करके इंजेक्ट किया तो जैसा कि उनकी परिकल्पना थी कि बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, बॉयल करने से हीट किल्ड हो जाएगा, और तब फिर उसे जब डाला जाएगा माइस में तो वह इनइफेक्टिव रहेगा। वैसा ही हुआ भी, और माइस देखिए इसमें भी जीवित है तीसरे कॉलम में। तब आया चौथा कॉलम, जिसमें रफ स्ट्रेन, जो कि ए वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट है। रफ R2 स्ट्रेन जो है यह ए वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है। इसे इंजेक्ट किया माइस में, और साथ ही साथ उसमें मिला दिया दूसरा हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन S3। तो जो वायरुलेंट था उसे हीट किल करके मिला दिया, और जो नॉन वायरुलेंट था उसे जीवित अवस्था में। इन दोनों बैक्टीरियों का इंजेक्शन माइस में किया जा रहा है। उनकी परिकल्पना यह रही कि जब ए वायरुलेंट स्ट्रेन डालेंगे माइस के अंदर तो वैसी स्थिति में माइस जीवित रहेगा, और जब हीट किल्ड को डालेंगे माइस के अंदर साथी में तो चूँकि वह हीट किल्ड है इसलिए वह भी जीवित रहेगा। परंतु आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने यह पाया कि नहीं, ऐसा हुआ नहीं। वह माइस डाई कर गया, मर गया, उसे इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हुआ और वो मर गया। तो यह घटना की वजह से वो चौंक गए थे। देखिए यही बात यहाँ स्लाइड में भी आ रहा है आगे पीछे से कि देन ही ट्राइड मिक्सचर ऑफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन R2 एंड हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन। टू हिज सरप्राइज माइस डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इन्होंने ये कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड दैट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन प्रोवाइडेड समथिंग that transformed non-virulent strain R2 into a virulent strain S3 mice। इतना ही नहीं, जब इस मरे हुए माइस से फिर आइसोलेट करने का प्रयास किया गया तो पाया गया कि इसमें से वायरुलेंट स्ट्रेन निकला। इसका मतलब कि वायरुलेंट स्ट्रेन उन्होंने डाला नहीं, उन्होंने डाला नॉन वायरुलेंट और डाला हीट किल्ड वायरुलेंट, फिर भी लिविंग वायरुलेंट स्ट्रेन जो है यह उसमें से आइसोलेट करने पे बाहर आया। तो यहाँ पर यह बात हुआ कि कोई न कोई मटेरियल हीट किल्ड स्ट्रेन जो माइस में डाला गया वह कोई न कोई मटेरियल अवश्य प्रोवाइड करता है जिससे कि ये वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन जो है यह वायरुलेंट स्ट्रेन में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है, 2 टाइप और स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट स्ट्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड। अब थोड़ा सा मुख्य धारा से, मुख्य लाइन से इसे किनारे नोट में इसलिए डाला गया कि इसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो भी हमें जानना चाहिए, लेकिन मुख्य रास्ता में इससे रुकावट ना आए। फर्स्ट स्ट्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल composed of
पॉलीसैकेराइड। दूसरा पॉइंट है कि कैप्सूल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरियम फ्रॉम दी बॉडीज डिफेंस सिस्टम। माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो उसके शरीर का डिफेंस सिस्टम होता है, तो उस डिफेंस सिस्टम से कैप्सूल होने की वजह से बैक्टीरिया बच जाएगा। फॉर्म्स स्मूथ एज व्हेन ग्रोन इन ए पेट्री डिश। पेट्री डिश में ग्रो करने पर इसमें इसकी कॉलोनी का जो एज होता है, किनारा, वह स्मूथ होता है। helps to make the microorganism virulent or able to cause disease। यह दो घटनाएं यहाँ पर रखी गई हैं। एक तो वह एबल टू कॉज डिजीज होगा क्योंकि वह वायरुलेंट स्ट्रेन है S3। दूसरी बात है कि इसमें यह भी क्षमता पीछे से हम लोगों ने देखा कि एबल टू कॉज हेल्प टू मेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरुलेंट। तो दो बात यहाँ पर आई। एक तो यह कि ए वायरुलेंट के साथ डाला गया तो उसे वायरुलेंट में कन्वर्ट कर सकता है, जो पहले हम लोगों ने देखा। पर एक और बात है कि यही जो कैप्सूल रहता है यही उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शियस वायरुलेंट बनाता है। जो दूसरा स्ट्रेन है लैक दी पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, उसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं होता। डज नॉट कॉज डिजीज, वह डिजीज नहीं कॉज करता। फॉर्म्स रफ एज व्हेन ग्रोन ऑन पेट्री डिश, तो वह जब ग्रो किया जाएगा पेट्री डिश में अगर पे, तो उसमें रफ एज का निर्माण होगा। तो यहाँ नोट के अंतर्गत हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि जो दो स्ट्रेन उन्होंने वायरुलेंट और ए वायरुलेंट चुने हैं उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक, अब ग्रिफिथ साहब ने इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन दिया था और बाद में इनके फाइंडिंग्स को चेक करने का प्रयास किया एवरी, मैक्लियोड और मैककार्थी ने, और इनका रिपोर्ट 1944 में आया। यह ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन को जब नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन से के साथ में इंजेक्ट किया जाता है माइस में, तो इससे वायरुलेंट स्ट्रेन आ जाता है। तो इसमें एक और यहाँ पर खासियत यह आई कि इस समय तक यह देखा गया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ द वायरुलेंट स्ट्रेन, इसके एक्सट्रैक्ट को यदि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन के साथ मिलाया जाता है प्रयोगशाला में इन विट्रो कंडीशन में, तब भी वहाँ पर वायरुलेंट स्ट्रेन को डिटेक्ट किया जा रहा है। तो जो इन्होंने इस पर यह स्थापित किया कि माइस का उसमें कोई योगदान नहीं है, माइस की तरफ से कोई योगदान नहीं आ रहा है, बल्कि जो हीट किल्ड वायरस है, हीट किल्ड वायरुलेंट वायरस है, उसके एक्सट्रैक्ट से यदि लेबोरेटरी कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में भी उसके एक्सट्रैक्ट को ए वायरुलेंट स्ट्रेन से मिलाया जा रहा है, तो वहाँ वह वायरुलेंट स्ट्रेन आ जा रहा है। जब यह बात स्पष्ट हो गई और उन्होंने इन विवो से इन विट्रो कंडीशन में आ गए, तब अब यह स्वाभाविक बात था कि उस एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन सा ऐसा चीज़ है। ठीक है, ये तो रूल्ड आउट हो गया कि माइस का इसमें कोई योगदान नहीं था इन विट्रो कंडीशन में एक्सपेरिमेंट में वही चीज़ पाने के बाद। तब यह सवाल उठा कि फिर उस एक्सट्रैक्ट में ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ए वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन वायरुलेंट स्ट्रेन में बदल जाता है।
अब हम लोग यह जान लें कि एक्सट्रैक्ट जो इन्होंने निकाला था उसे भी इन्होंने कई प्रकार से बदले हुए स्थितियों में ट्रीट किया। आफ्टर ट्रीटिंग विथ राइबोन्यूक्लिएज रिजल्ट नो ट्रांसफॉर्मेशन, रोल ऑफ आरएनए इज रूल्ड आउट। अब हम लोग जानते हैं कि राइबोन्यूक्लिएज एक एंजाइम है जो कि आरएनए को किल कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो उस एक्सट्रैक्ट में राइबोन्यूक्लिएज से ट्रीट करके और उसे इंजेक्ट किया, फिर भी डिजीज हुआ, इन्फेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या है कि रोल ऑफ आरएनए इज रूल्ड आउट। किसी भी प्रकार से एक्सपेरिमेंट के एरर में किसी भी प्रकार से एक्सपेरिमेंट में आरएनए अब वहाँ नहीं है। जो एक्सट्रैक्ट है वह आरएनए निगेटिव भी पाया गया, आरएनए उसमें नहीं रहा। फिर एक और एक्सपेरिमेंट उसी एक्सट्रैक्ट के साथ, हीट किल्ड वायरस के एक्सट्रैक्ट के साथ, आफ्टर ट्रीटिंग विथ प्रोटीएज, अब प्रोटीन भी हो सकता है जो कि एक्सट्रैक्ट में जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता हो, ए वायरुलेंट टू वायरुलेंट। इसे रूल आउट करने के लिए उन्होंने उसे प्रोटीएज नामक एंजाइम से ट्रीट किया। प्रोटीएज के से ट्रीट करने पे प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है और वह एक्सट्रैक्ट प्रोटीन निगेटिव पाया गया। तो इस स्थिति में भी डिजीज होता है, अर्थात वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्जन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब उन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्ट को विदाउट ट्रीटिंग डाला, कोई ट्रीट नहीं किया, रिजल्टेड इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। याद रहे कि अब की बार ट्रीट नहीं किया है उन्होंने। तो आरएनए का रोल नहीं है क्योंकि हो रहा था आरएनए राइबोन्यूक्लिएज से ट्रीट करने पर। प्रोटीन का रोल नहीं है क्योंकि प्रोटीन को डिग्रेड किया गया प्रोटीएज से, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। अब जब ट्रीट नहीं किया गया डीएनए एक्सट्रैक्ट को तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। अब उन्होंने एक और बार ये काम किया। इस बार में उन्होंने डीएनए से एक्सट्रैक्ट को ट्रीट कर दिया। डीनेज एंजाइम से डीएनए एक्सट्रैक्ट को ट्रीट किया। डीनेज एंजाइम से डीएनए एक्सट्रैक्ट हीट किल्ड वायरस के को ट्रीट किया। तो उन्होंने ये पाया डीनेज एंजाइम डीएनए को डिग्रेड करता है कि वह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे यह साबित होता है कि हाँ, डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हो गया मैक्लियोड, एवरी और कार्टी का। अब 1952 में एक अलग से दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का जो था और मैक्लियोड, कार्टी और एवरी का था, वो एक ही एक्सपेरिमेंट था एक तरह से, एक इन विवो और एक इन विट्रो। तब हर्सी एंड चेज साहब ने बैक्टीरियोफेज T2 को सेलेक्ट किया एक एक्सपेरिमेंट के लिए। पहले से यह ज्ञात है। क्यों बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन को के एक्सपेरिमेंट से यह जानने का प्रयास किया? क्योंकि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, तो इसमें क्या चीज़ रहेगा? यह न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। 1952 A. Hersey and M. Chase performed an experiment to prove that DNA carries the genetic material. बैक्टीरियोफेज क्या है भाई? तो ए वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज कहा जाएगा।
When bacteriophage infect bacterial cell, they produces more viruses. ठीक है, अंदर बैक्टीरिया के जाएगा तो रेप्लिकेट करेगा. दी वायरसेज आर रिलीज्ड व्हेन बैक्टीरियल सेल रप्चर्स. और जब बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होती है तो ये बैक्टीरिया से वायरस बाहर आता है. अब यहाँ यह सवाल उनके मन में आया कि हाउ डज बैक्टीरियोफाज रीप्रोग्राम द बैक्टीरियल सेल टू मेक मोर वायरस. मतलब इन्फॉर्मेशन के स्तर पर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के स्तर पर आखिर बैक्टीरियोफेज क्या ऐसा कर रहा है कि बैक्टीरियल सेल से और भी वही वायरस मिल रहा है. जैसे टाइगर बैगेट्स टाइगर एंड डॉग बिगेट्स डॉग, तो इसी तरह ये वायरस भी जो T2 था बैक्टीरियोफेज, या फिर और ढेर सारे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के अंदर बन रहे हैं, तो आखिर उसको बैक्टीरियल सेल को कैसे इसने इन्फॉर्मेशन दिया. डज द बैक्टीरियोफेज DNA द प्रोटीन और बोथ गिव इंस्ट्रक्शन टू द बैक्टीरिया. अब इसमें सवाल उनके मन में यह आया, यह देखना था कि बैक्टीरियोफेज न्यूक्लियोप्रोटीन है, उसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है, तो इनमें से किसने ये कार्य किया, इंस्ट्रक्शन बैक्टीरिया को दिया कि ठीक उसी के तरह का फाज मालिक्यूल बनाया जाए, या दोनों मिलकर यह काम किए. तो इस संबंधित एक्सपेरिमेंट का अब हम लोग चर्चा करेंगे. देखिए, ये है एक बैक्टीरियोफेज. यह एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और जब इन्फेक्ट करता है तो प्रोड्यूसेज मोर वायरसेस. और वायरस आर रिलीज व्हेन बैक्टीरियल सेल रप्चर्स या ब्रेक्स. तो ये बैक्टीरियोफेज को भी हम लोग देख लिया. इसी पर उन्होंने, इसी के इन्फेक्शन पर उन्होंने अध्ययन किया था. ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन का इन्होंने अध्ययन किया. अच्छा, इसमें इन्होंने आइसोटेप, लेबल्ड आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया. 2 आइसोटोप होते हैं को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया. एक तो फास्फोरस 32 और दूसरा सल्फर 35. बैक्टीरियोफेज DNA labeled with isotope phosphorus, that is P32. तो हम जानते हैं कि फास्फोरस लेबलिंग के दौरान कहाँ जाएगा, DNA में कि प्रोटीन में. तो बैक्टीरियोफेज में जो प्रोटीन पाया जाता है T2 बैक्टीरियोफेज में, उस प्रोटीन में फास्फोरस से संबंधित कोई एमिनो एसिड नहीं है. उस प्रोटीन से संबंधित फास्फोरस नहीं है, उसमें कहीं फास्फोरस नहीं होता है. तो फास्फोरस 32 जब इंटर करेगा तो कहाँ करेगा, फाज के T2 फाज के DNA में. तो इस प्रकार इस आइसोटोप से DNA को उन्होंने लेवल किया. उसमें DNA को अकेले लेवल नहीं किया, मीडियम में चीज़ें डाल के और उसमें कुछ समय तक के लिए छोड़ा जाता है. तो ग्रेजुअली उसमें जो फास्फोरस का इनटेक होता है, सिस्टम उठाता है, वो अपने सिस्टम में फाज इनकॉर्पोरेट करता है जो वहाँ अवेलेबल है उसे. तो वह प्रोटीन में तो जा नहीं पाया, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर का नहीं होता है T2 फाज के, और DNA में सल्फर होता है, तो DNA में उसका प्रेजेंस हो गया. तो बैक्टीरियोफाज का DNA इस फास्फोरस के आइसोटोप से लेवल हो गया. बैक्टीरियोफाज प्रोटीन लेवल्ड विथ आइसोटोप ऑफ सल्फर 35.
ठीक है, आइसोटोप ऑफ सल्फर 35 से बैक्टीरियोफाज के T2 बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन को लेवल कर लिया। तो प्रोटीन को लेवल करने के पहले एक बार हम लोग जाने 35S के बारे में ज़रा सा, और प्रोटीन और DNA के नेचर के बारे में, कि ये जो सल्फर नाम का आइसोटोप है, यह DNA के अंदर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि DNA में सल्फर होता नहीं है। DNA में सल्फर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर इसका टेकअप किसके द्वारा होगा? प्रोटीन के द्वारा होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने ऐसा वाइजली सेलेक्ट किया कि फास्फोरस 32 से बैक्टीरियोफाज का DNA तो लेवल हो जाए, उसका प्रोटीन न लेवल होगा, और फिर सल्फर 35 से बैक्टीरियोफेज का T2 का प्रोटीन तो लेवल हो जाए पर DNA नहीं लेवल हो। चलिए, यही बात यहाँ भी लिखा है, ओनली द बैक्टीरियोफेज DNA एज इंडिकेटेड बाय द 32P इंटर्ड बैक्टीरिया एंड यूज टू प्रोड्यूस मोर बैक्टीरियोफेज। अब उन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को एनालाइज किया तो इन्होंने देखा कि इन्फेक्शन के बाद जो लेवल्ड 32 है, फास्फोरस 32, यह तो वहाँ पर दिखा, पर सल्फर 35 नहीं दिखा। अब आज के नॉलेज से हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन करने के समय बैक्टीरिया के सेल से एडहेशन का कार्य करता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से उसका टेल पार्ट, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड सिर्फ उसका फोर्सिवली इंजेक्ट होता है। यह वर्तमान में हम लोग जानते हैं। दूसरे तरीके से भी, पर इनके तरीके से भी यह देखा गया कि बैक्टीरिया में लेवल किसका मिला? तो 32 फास्फोरस का, और यह फास्फोरस लेवल्ड फास्फोरस कहाँ होता है? तो यह DNA में होता है। इसका मतलब यह है कि DNA ही इंटर किया है, क्योंकि फास्फोरस 32 ही अंदर सिस्टम के मिल रहा है, सल्फर 35 नहीं मिल रहा है। अब इसका उपयोग और भी बैक्टीरियोफेज बनाने के लिए हुआ, तो उस नए वाले जो वायरस आए, उन वायरस में भी 32P ही आइसोटोप था। तो सारा मूवमेंट वन साइडेड हो गया, सीधे फास्फोरस 32 की तरफ सिस्टम भी, और नया बैक्टीरियोफाज आया, वह भी दिखा रहा था। तो इससे उन्होंने यह कंक्लूजन किया कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। दूसरे शब्दों में DNA जो है वही ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे इन्वॉल्व है, वही ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्य किया वहाँ, और वही कैरेक्टर को लेके जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। वह हेरिटेबल है, और इसलिए वही जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पर DNA, न्यूक्लिक एसिड DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, यह स्थापित हुआ फाइनली। DNA, अब उसी बात को यहाँ पुनः कहा गया है, DNA हैज नो सल्फर, नो 35S। Bacteriophage, a virus has only nucleoprotein. Bacteriophage protein like phosphorus, thus no P32. Infection followed by quick shaking and destruction, and shows new one has P32 level. The final evidence that DNA transmits genetic information was provided by Hershey and Chase 1952 में, जैसा कि ऊपर एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा है। T2 फाज जो है या वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। बैक्टीरिया R जो है रफ, वह चेंज हो जाता है वायरुलेंट S बैक्टीरिया में। ट्रांसफॉर्मेशन, ए चेंज इन जीनोटाइप कॉज्ड व्हेन सेल टेक अप फॉरेन मटेरियल, फॉरेन सोर्स से जब DNA टेकअप कर लेता है।
अब यहाँ पर यह कंक्लूजन हुआ कि some of the cells of type 2R had changed into type 3S due to influence of dead type 3S cells. He called this phenomenon transformation principle component of type 3S cell, which induced the conversion of type 2R cell into type 3S को ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल बताया गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है क्या। तो हम जानते हैं अनेक प्लांट वायरसेज जो होते हैं, वायरस है तो सिर्फ न्यूक्लियोप्रोटीन, और टीएमवी नाम का एक वायरस है प्लांट वायरस, और एक एचएमवी नाम का है होम्स वायरस। तो ये दोनों जो हैं प्लांट वायरस हैं, दोनों में आरएनए होता है। आरएनए न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए ही होता है और साथ में प्रोटीन रहता है। एच.एफ. कोनरैड एंड एस. सिंगर फर्स्ट डेवलप्ड द टेक्निक फॉर सेपरेटिंग टीएमवी पार्ट्स इनटू आरएनए एंड प्रोटीन। तो इन्होंने वायरस के पार्टिकल को प्रोटीन में और आरएनए में तोड़ना, नंबर 1 अलग करना, और फिर इंटरचेंज मतलब टीएमवी के प्रोटीन को एचएमवी के न्यूक्लिक एसिड से जोड़ के इन्होंने भी लाइव वायरस का निर्माण किया। इन्होंने पहली बात इसमें क्या खासियत रहा कि इन्होंने टीएमवी और एचएमवी ये 2 वायरस लिया, प्लांट वायरस। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि जो वायरस लिया इसमें प्रोटीन और आरएनए होता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में केवल। फिर इन्होंने क्या किया कि इसको ब्रेक करके इनके प्रोटीन और आरएनए को अलग अलग कर लिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर दिया, एक तरह का मतलब कि इंटरचेंज कर दिया प्रोटीन और आरएनए को दोनों के, और इस प्रकार से रीअसेंबल्ड वायरस जो बन रहा है, टीएमवी का प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड किसका, एचएमवी का, और एचएमवी का प्रोटीन और टीएमवी का प्रोटीन और एचएमवी का न्यूक्लिक एसिड यदि लिया जाएगा तो ये एक कंडीशन हुआ, और इसी को पलट दिया जाएगा कि टीएमवी का न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और एचएमवी का प्रोटीन ले लिया गया। तो मतलब इंटरचेंज की स्थितियां करके इन्होंने जो वायरस बनाया वह भी लाइव था। रीअसेंबल्ड वायरस को टोबैको के पत्ती पे इन्फेक्शन कराने का प्रयास किया। अब एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो डिजीज होता है उस पर सिम्टम क्या होता है। तो टीएमवी में क्या होगा, मोज़ेक का निर्माण होगा और साथ में लीफ की मॉटलिंग होगी। परंतु जब एचएमवी को टीएमवी पे लगाया जाता है वैसे भी नेचर में, तो वहाँ पर रिंग स्पॉट बनते हैं। तो इसके आधार पे उन्होंने जब इन्फेक्शन कराया तो देखिए, अब फिर एक बात ध्यान दिया जाए छोटा में, कि उन्होंने टीएमवी का प्रोटीन लिया
और HMV का न्यूक्लिक एसिड लिया और इन्फेक्शन TMV पे कराया, क्या निकला? रिंग स्पॉट निकला। रिंग स्पॉट किसका पहचान है? HMV का। HMV से क्या लिया था? RNA लिया था। तो इसका मतलब RNA ने इन्फॉर्मेशन कैरी किया। अच्छा, फिर उस स्पॉटेड एरिया से जब उन्होंने आइसोलेट करने का प्रयास किया तो उससे भी क्या निकला? इस बार TMV का प्रोटीन भी नहीं, पूरा का पूरा HMV निकल के बाहर आया। याद रहे, इन्फेक्शन करते समय जो डाले थे वो HMV का RNA था और TMV का प्रोटीन था, और जो वायरस बाहर निकल के आ रहा है वह है पूरा का पूरा HMV वायरस, माने RNA भी HMV और प्रोटीन भी HMV। इसका मतलब यह है कि न सिर्फ यह इनहेरिट कर रहा है बल्कि इसने सिम्टम भी HMV का दिया जिसका RNA लिया गया था। इसलिए यहाँ पर RNA एक जेनेटिक मटेरियल है, यह प्रमाणित हुआ। देखिए, इसी चीज़ को अब एक चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि RNA कैसे जेनेटिक मटेरियल है। देखिए, ऊपर में TMV और नीचे में HR वायरस। अब इन दोनों के दूसरे मिडिल लाइन में इसे जब वायरस, दोनों प्रकार के वायरस को डिग्रेड किया गया तो इनके प्रोटीन और RNA अलग अलग हो गए। अब इन्होंने इन दोनों का मिश्रण बनाया जिसमें एरो मार्क से दिखाया गया है। इसमें एक का न्यूक्लिक एसिड RNA और दूसरे का प्रोटीन लिया, तो इस प्रकार से रिकॉन्स्टिट्यूटेड हाइब्रिड वायरस। और यहाँ पर जो मैं बोला था जो कॉम्बिनेशन, उसके ठीक अपोजिट कॉम्बिनेशन यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन अपोजिट है, कहने का मतलब कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें TMV का RNA ले लिया है और जो प्रोटीन है वह HMV HR वायरस का लिया गया है और इस प्रकार से इन्फेक्शन कराया, और इन्होंने उसको बदले हुए रूप में ग्रीन मोज़ेक दिखाया कि हुआ है। ठीक है, ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं, पर दोनों स्थिति में यह सुनिश्चित है कि जिस स्रोत का RNA लिया गया उसी स्रोत को का सिम्टम लीफ पे आया। फिर से एक बार, जिस स्रोत का RNA लिया गया उसी का सिम्टम आया। यदि TMV का RNA लेते हैं तो TMV का सिम्टम आता है, यदि HR का आप RNA लेते हैं तो HR का सिम्टम आता है, और जिसका सिम्टम आता है वही वहाँ से आइसोलेट हो रहा है। तो यह है RNA एज जेनेटिक मटेरियल, ये इन्होंने साबित किया। इसी बात को एक बार पुनः यहाँ पर लिखित रूप में दिखाया गया है। ये फ्रैंकेल कोनरैड का एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा RNA एक जेनेटिक मटेरियल है, यह प्रमाणित हुआ। तो यहाँ पर यह दूसरा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन, और उस कॉम्बिनेशन में भी वही रिजल्ट, जैसा RNA वैसा सिम्टम, और उसमें से रीआइसोलेट करने पे जैसा RNA उसी टाइप का वायरस। तो इस प्रकार से
ने बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनी और पावर पॉइंट में ये चीज़ें लिखी भी हुई हैं। एक आध स्लाइड लग रहा है कि आगे पीछे हो गया है, वो आप लोग समझ लीजिएगा, क्लास का टाइम आप लोग का हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन और आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहला यह कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए और प्रोटीन और शुगर, इन चारों में से किन मॉलिक्यूल को आप जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। दूसरा है आइसोटोप लेवल टेस्ट बाय हुम, किसने आइसोटोप लेवल टेस्ट किया और फॉर व्हाट, क्या जानने के लिए। तीसरा है व्हाट इज बैक्टीरियोफाज। चौथा है व्हाट इज रोल ऑफ एंजाइम इन आइडेंटिफाइंग जेनेटिक मटेरियल। और पांचवा है व्हाट इज HRV एंड इट्स सिम्टम ऑन टोबैको लीव्स। थैंक यू वेरी मच। इसका जवाब आप लोग शीघ्र से शीघ्र दें और सभी लोग को धन्यवाद।